नमस्कार दोस्तों। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इंडोनेशिया की राजधानी बाली में G20 का शिखर सम्मेलन चल रहा है। इस सम्मेलन में वो हिस्सा लेने गए। 1 दिसंबर से भारत उसकी अध्यक्षता करेगा। 1 साल के लिए भारत को मिलेगी। वो राउंड में होती है। इसमें 19 देश शामिल हैं जो इस पूरे इसके हिस्से हैं G20 के। और जो G20 है उसका बेसिकली जो उद्देश्य था वो था कि जब 1999 के दौरान 98-99 के दौरान एक बार आर्थिक परिस्थितियां खराब हुई थी, तब इसका निर्माण हुआ था। और 2008 में जब वैश्विक मंदी आई थी तब इसका पहला शिखर सम्मेलन जो है 8 में अमेरिका के वाशिंगटन DC में हुआ था। और इसमें बेसिकली क्या था कि दुनिया के देश जो आर्थिक संकट हैं, दूसरी चीजें, उनसे कैसे लड़ें। और इसमें विशेष रूप से दक्षिण एशिया और इन सब के जो देशों को शामिल किया गया था कि किस तरह। तो कुछ विकसित देश हैं, कुछ विकासशील देश। उसी कड़ी में भारत भी। अब कल प्रधानमंत्री वहां वसुधैव कुटुंबकम, यही संस्कार विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त। परसों पहुंच गए, चले गए। तो कल जो उन्होंने पूरा सब वहां पर किया और वहां पर जाकर के जिनपिंग से, जिस तरीके से चीन के राष्ट्रपति से मिले और वो मिले, तो उसके बाद में वो आज सवालों के घेरे में। और घेरे में इसलिए हैं क्योंकि वो जिनपिंग से जिस तरह से जब मिल रहे थे, उस स्थिति में आप ये चीज समझिए कि ये वही जिनपिंग है, वही चीन है जिसने भारत की 1000 किलोमीटर से अधिक की जमीन पर, वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया, अवैध कब्जा कर लिया। जो हमारी वास्तविक नियंत्रण रेखा थी उससे वो आगे आकर उसने लगातार हमारे भारत की सीमाओं से जुड़े हुए में तमाम सारे गांव बसा लिए, वहां पक्के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिए। उसने अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ाई। और आपको याद होगा वो काला अध्याय जिस दिन चीन के सैनिकों ने किस तरीके से भारत में 15 जून 2020 को 6月外军公然违背与我方达成的共识，悍然越线挑衅。按照处理边境事件的惯例和双方之前达成的约定，团长齐发宝本着谈判解决问题的诚意，仅带几名官兵前出交涉，却遭到对方蓄谋暴力攻击。按着，图上按着，我注意按着。在前出交涉和激烈斗争中，团长齐发宝身先士卒。 हमला करके हमारे 20 सैनिक और अधिकारियों को मार डाला था, कत्ल कर दिया था, और बुरी तरह ब्रूटल मर्डर। और यह करने के बाद में तो आप समझिए, कर्नल संतोष बाबू हो या नायब सूबेदार नंदूराम हो या मनदीप सिंह हो, इस तरह से तमाम सारे लोग थे। तो ये जो 20 हमारे सेना के जवान थे वो शहीद हुए थे। आज उनका परिवार पूछ रहा है। तो प्रधानमंत्री ने एक चीज कही थी। और चाइना में जाकर के चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है।
न कोई घुसा है, न कोई बैठा है, न कोई ये है। और तब जो ये प्रधानमंत्री ने कहा था, आज वो सवालों के घेरे में कि वो मिलते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। जो वो लाल आंखें दिखाने की बात करते थे, उनकी आंखें बिल्कुल सफेद हो जाती, धूमिल हो जाती। क्यों? राहुल गांधी बार बार कहते, This is absolute 100% cowardice. This is nothing else. The Prime Minister is a coward who cannot stand up to the Chinese. That's the fact. And he is spitting on the sacrifice of our army. That's what he's doing. He's betraying. कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री चीन से आखिर डरते क्यों? ये सवाल, और ये सवाल पूरा हिंदुस्तान पूछता है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी बार बार इन सब चीजों को लेके जो चीन से वो कहते थे चीनी प्रोडक्ट का बहिष्कार किया जाए और सब कुछ हो, उनकी पूरी पार्टी और सारे लोग इसको लेके फोकस करते थे। आज उनकी पार्टी के पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि चीन से जो हम आयात करते हैं वो इतनी ज्यादा मात्रा है कि हम आज आत्मनिर्भर की बजाय निर्भर भारत बन गए, चीन पर निर्भर भारत। ये सब जो माल आता है, ये जो टेलीविजन कैमरा है, आपके जेब में मोबाइल फोन है, ये शर्ट जो पहने हो, कहां से आता है? फोन को घुमाओ, उसके पीछे पड़ो। कहां से आता है? चाइना से आता है। जब चाइना से यहां आता है, फायदा किसको होता है? चाइना को होता है। और किसको होता है? जो लोग चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचते हैं उनको होता है। ये फोन के पीछे मेड इन चाइना नहीं होना चाहिए। ये फोन के पीछे मेड इन इंडिया, मेड इन महाराष्ट्र, मेड इन नासिक, ये होना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ चाइना का युवा ऐसे अपना फोन देखे, उसके पीछे घुमाए देखे मेड इन इंडिया, ये क्या पीछे पहुंचते रहे। मोदी जी क्या चाहते हैं? मोदी जी चाहते हैं मेड इन चाइना। क्यों? क्योंकि 2-3 अरबपतियों को फायदा होगा। कल ही आंकड़ा आया है कि हमारा जो व्यापार घाटा है वो बहुत बढ़ गया है। व्यापार घाटा इतना ज्यादा बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि निर्यात बहुत ज्यादा बढ़ गया है और आयात घट गया है। ये लगातार होगा। हम पहले चंद चीजों पे डिपेंडेंट, आज हम बहुत सारी चीजों पे दूसरे देशों पे निर्भर हैं, और खासकर चीन पे। और निर्भरता क्यों है? क्योंकि हिंदुस्तान का प्रोडक्शन घट गया है, गिरा दिया गया है। कोर सेक्टर बुरी हालत में है, दूसरी और सारी चीजें हैं। तो जब उत्पादन गिर रहा हो, सारी चीजें गिर रही हो, हमारी जमीनों पे कब्जा हो रहे हो, तो ये हमारे बीच सही सवाल उनका परिवार पूछता है कि मोदी जी यही कर रहे हैं। आज भी जब मैं कभी मथुरा जाता हूं तो उसकी पत्नी पूछती है कि आखिर मेरे पति के एक सिर के बदले 10 सिर लाने की बात कही थी, वो 10 सिर हैं कहां? कौन सा सिर है? इवेंट, विज्ञापन और इन सब पे होता है। नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे और वहां पर पहुंचकर भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हैं। बाली आने के बाद हर हिंदुस्तानी को एक अलग ही अनुभूति होती है, एक अलग ही एहसास होता है। और मैं भी वही वाइब्रेशंस फील कर रहा हूं। और कहते हैं 2014 के बाद में भारत स्पीड ही चल रही। आप भी समझिए क्या आप कहना चाहते हैं। वहां पहुंचकर भी आप संदेश दे रहे हैं कि आपका भारत कितना बदतर हालत। आप अध्यक्षता करने जा रहे हैं। भारत बदतर नहीं था, मजबूत था आर्थिक तौर पे, और तेजी से काम चल रहे थे। आपने कर्ज में डुबो दिया। 160 लाख करोड़ रुपए का आपने कर्ज लाद दिया है, जो 54 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हुआ करता था। तो आप समझिए कि 60 साल में जो 54 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, उसे आपने
160 लाख करोड़ कर दिया। राज्यों को कर्जदार बना दिया। कोई राज्य ऐसा नहीं है जो 2 करोड़ से कम का कर्जदार हो। छोटे छोटे भी राज्य हैं, जो हिमाचल जैसे, वो भी 70 हजार करोड़ के कर्जदार हो गए हैं, जो जीरो पे होते थे, नगण्य होते। तो आप समझिए, तो देश की आर्थिक दशा भी बिगड़ी, देश का व्यापार भी बर्बाद हुआ, और देश के जो सैन्य शक्ति के नाम पे आपने इतना खर्च कर डाला, उसके बावजूद यह दशा होने लगी। भारत चीन युद्ध के बाद में 1964 में भारत यदि हारा, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने बदला लिया और नाथुला में चीन को हराया। और चीन को हराने के बाद में यह स्थिति हुई कि चीन की हिम्मत नहीं हुई फिर उसके बाद लड़ने की भारत से, और उसके बाद में भारत चीन का कोई युद्ध नहीं हुआ। उन्होंने हमारे कोई सैनिक मारने की हिम्मत नहीं करी। और यह हिम्मत कब आई? 2020, 15 जून 2020। तो आप वो देखिए, मुझे सिपाही चंदन कुमार के परिवार के लोग मिले और वो मुझसे कहते हैं, ये प्रधानमंत्री कभी हमारी भी बात करेगा क्या? इसी तरीके से जो है अंकुश सिपाही थे, उनके भी परिवार के लोग इसी तरीके की बात कर रहे हैं। तो आप समझिए कि जब इनसे बात होती है तो उनके परिवार के दर्द समझ में आते हैं। जो कहते थे कि हां, हम इस देश के लिए शहीद होने में गर्व महसूस करते हैं, आज वो कहते हैं हमें दुख होता है कि हमने उन लोगों के राजनीतिक सत्ता, ऐसी सत्ता के लिए प्राणों की आहुति दी है। तो आप उन सारे दर्द को समझिए। आपको याद होगा कि किस तरीके से लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं। कश्मीर आतंकवाद की आग में जल रहा है, सब कुछ हो रहा है, और इन सब के बाद G20 का सदस्य भी नहीं है यूक्रेन, लेकिन यूक्रेन का पूरी वार्ता दिखाई गई और उसका भाषण हुआ, और उसने यही कहा कि यूक्रेन और रूस के युद्ध के कारण और जो स्थितियां हैं, और वहां पर प्रधानमंत्री सारी चीजों को बोलते हैं, लेकिन वो चीन से ये नहीं कहते हैं कि चीन भी यह स्थिति कर रहा है जिसके कारण हमारी स्थितियां खराब हैं, हमारी संपत्ति और दूसरी चीजों का जो नुकसान हो रहा है, और जिस तरीके से हमारी आर्थिक स्थितियों और सब पर असर पड़ता है, हमारी सामरिक स्थितियां खराब होने से हमारे बजट पर असर पड़ता है, तो क्यों नहीं इस पर होना चाहिए। For the last 6 months, the man with the 56-inch chest has not said the word China. It is stuck inside his throat. He cannot take it out. And there is a reason for it. The reason is that he has weakened this country. हर कोई अपनी चर्चा कर रहा है, दुनिया में शांत की बात हो रही है, हमारे प्रधानमंत्री उनको एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। क्यों? भारत बदला है। आज अपने विकास के लिए भारत जब अमृत काल का रोडमैप तैयार करता है, तो उसमें दुनिया की आर्थिक राजनीतिक आकांक्षाओं का भी समावेश है। जब विरासत साझा होती है, जब मानवता के प्रति आस्था समान होती है, तो प्रगति के लिए भी समान रास्ते बनते जाते हैं। इन सारी बातों को समझना होगा। ये समझना होगा कि किस ढंग से अपनी राजनीति के लिए आप सारी चीजें करते हैं। वो वहां उतरते हैं तो एक शो प्रदर्शित किया जाता है कि हाँ, प्रधानमंत्री उतरे, तो उतरते ही जहां पर उनका प्लेन खड़ा है रनवे पर, वहीं लोग पहुंच गए और जय मोदी करने। आप इवेंट ही पैदा करना चाहिए। आप कभी भारतीयों से वहां के मिलके इवेंट करते हैं, कभी उसको करते हैं, तो कारपोरेट ये सब मैनेज कर सकता है, और वो कर रहा है क्योंकि आप उसको कमवा रहे हैं, और चंद पूंजीपति घराने उसका फायदा उठा रहे हैं। उनके लिए एक बिजनेस का माहौल मिल रहा है। ये अच्छा मौका है, क्योंकि आर्थिक विषयों पर चर्चा होती है और वैश्विक आर्थिक संकट की स्थितियां हैं। ऐसी स्थिति में आपको अध्यक्षता भी मिली। उस स्थिति में आपको खुलकर बोलना चाहिए। आप तो 1 तारीख से अध्यक्षता संभालने जा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपको बोलना चाहिए कि क्या हो रहा है, लेकिन नहीं, आपके अंदर
किस बात का डर सताया हुआ है कि आप चीन के आगे बोलने से, आंखें जो लाल आंखें दिखाने की बात करते थे, वो आंखें दिखाने से क्यों डर रहे हैं? मोदी, जिस तरीके की स्थिति, आप जो बाइडेन से मिलते हैं, फोटो सेशन होता है, लेकिन आप क्यों नहीं वहां मंच पे बोलते हैं कि यह स्थितियां हैं और आर्थिक स्थिति खराब होने में कैसे सामरिक स्थितियां और कैसे यह बाधक है? इस पर क्यों नहीं चर्चा करते? क्यों नहीं उन चीजों पर चर्चा करते? लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको डर लगता है। आखिर ये डर क्यों है? सवाल यही आता है। पाकिस्तान के साथ आप तमाम बातें कहते हैं, आप फिर वहां पहुंच जाते हैं, तमाम ड्रामे करते हैं, सब कुछ करते हैं, नतीजा क्या होता है? हमारे जवान मरते हैं, हमारे लोग मरते हैं, लेकिन पाकिस्तान का तो कुछ नहीं होता। चीन ने अपना कॉरिडोर पूरा लगभग कंप्लीट कर लिया है और अब वो अफगानिस्तान तक बढ़ रहा है, इधर वो बर्मा तक बढ़ रहा है और भूटान को भी समेट रहा है और सारी चीजें हैं। उसके बाद ये स्थिति, तो भूटान में भी हमारी स्थिति खराब कर रहा है, वो हमारी स्थिति बर्मा तक खराब कर रहा है, इधर खराब कर रहा है। श्रीलंका के में जाके वो बैठ गया है, वहां के उस सबसे बड़े पोर्ट पर उसने कब्जा कर लिया है, जो कि हमारे कब्जे में होता। ये आपकी कूटनीति कहां? आपको ऐसी स्थिति पंडित नेहरू के गुट निरपेक्ष आंदोलन से सीखना चाहिए। बावजूद इसके आप नहीं सीख पाते। जो जो आप संदेश देने की कोशिश करते हैं, उन सब जगह आप हारते हुए नजर आते हैं। और जब ये हालत, तो निश्चित रूप से देश सवाल पूछेगा, क्योंकि आपने अरबों खरबों रुपया खर्च किया है, दुनिया में घूमने पर आपने खर्च किया है, नेपाल जाने पे खर्च किया है, लेकिन नेपाल को भी आपने चीन के हाथ सौंप दिया, जो नेपाल हमारे साथ सदैव खड़ा होता। तो यह स्थिति, कश्मीर, हिमाचल, अरुणाचल, उत्तराखंड, सब जगह हम असुरक्षित हैं। चीन ने हमारे उत्तराखंड के कुछ हिस्से पे कब्जा कर लिया, अरुणाचल में कर ही लिया है, लद्दाख में कर ही लिया है। तो आप समझिए आपने छोड़ा क्या है? इन सारे मुद्दों पे क्यों नहीं आप? वजह सा यही सारी वजह है और यही आपको सवालों में खड़ा कर। तो इस स्थिति में जब आप इस शिखर सम्मेलन में गए, तो आपको ये मुद्दे उठाने चाहिए, लेकिन आपने नहीं उठाए। तो जहां कहीं पर भी भारत के हित साधने की बात आती है, वहां पर भी आप अपने इवेंट करते हैं। आज भारत बड़े लक्ष्य तय कर रहा है। संकल्प से सिद्धि का यही मंत्र आज 21वीं सदी के नए भारत की प्रेरणा बना हुआ है। आप उन चीजों पे बात, निश्चित रूप से देश इस पर सवाल करेगा और करनी भी चाहिए। आप देखिए, इसको लेकर के बहुत सारी चीजें हैं कि जिस तरीके से सोमवार को शिखर सम्मेलन के हिस्सा लेने आए तमाम नेताओं के डिनर आयोजित हुए, उसमें सबका आमना सामना हुआ, मिलना हुआ। तो उन सब स्थितियों को हर कोई पूछ रहा है कि गालवान में 2020 में जो चीनी सैनिकों ने हिंसा करी और उसके बाद जो हुआ, उस पर क्या जवाब है? तो आप उस पर जवाब नहीं दे पाते हैं। जिनपिंग से आप मुलाकात करते हैं, दोनों एक दूसरे को वो करते हैं, लेकिन आपके पास जवाब नहीं है। तो ये सारी चीजें जब सामने खड़ी हो, तो निश्चित रूप से चिंता करनी पड़ती है और उस स्थिति सवाल उठता है कि आप कर क्या रहे। पिछले दिनों उज्बेकिस्तान के समरकंद में संघाई सहयोग जो संगठन है, उसकी बैठक में भी नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग की शामिल हुए। बावजूद इसके लेकिन दोनों नेता एक दूसरे के आमने सामने आने से उस समय बचते रहे। लेकिन वहां पर भी आप बोल सकते थे, कह सकते थे, आपने कहने की हिम्मत नहीं दिखाई। तो इन सब स्थितियों को जब हम देखते हैं, तो यही पाते हैं
ये आप सिर्फ जो है राजनीति के लिए करते हैं, शेष आपके पास कुछ नहीं होता है और यही देश के लिए घातक है। तो वो दिन आज भी लोग याद कर रहे हैं। गालवान के शहीद सैनिक पूछ रहे हैं, मोदी जी क्या कभी आप हमारे बारे में भी सोचेंगे? उनके परिवार सोच रहे हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, यही उनका आखिरी निशा होगा, लेकिन आप तो शहीदों को अपमानित कर। तो ऐसी स्थिति में आपसे क्या कहा जाए? बड़ी उम्मीदों के साथ आपको इस कुर्सी पे बिठाया गया था, लेकिन आपने तो तमाम उम्मीदें तोड़ दी। इसके साथ मैं सबसे आग्रह करूंगा, सच को जानिए, पहचानिए। यदि आप नहीं जानेंगे, पहचानेंगे, तो निश्चित रूप से अंततः झेलना आपको है। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।